छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की, जिससे जुड़ा 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई है। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई तो लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले हैं। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है और इस तरह यह बिल पास 54 वोट से गिर गया। तो परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि ये बिल एक दूसरे से लिंक है और इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। बिल गिरा तो विपक्षी खेमा झूम उठा। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने को विपक्ष ने अपनी जीत बताया है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। उधर एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल गिरने के बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। इस देश की महिला आरक्षण पर रण अब और भीषण हो गया है। संसद से निकलकर अब ये जंग सड़क तक पहुंच गई है। साथ ही एनडीए में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, साथ ही विपक्ष को महिला और ओबीसी विरोधी करार दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीख लेने की नसीहत दी। 33% महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला। इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। ओबीसी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया तो पलटवार में गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस को ही सबसे बड़ा ओबीसी विरोधी करार दे दिया। इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। परिसीमन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए परिसीमन कराना चाहती है और इस परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। इस नैरेटिव का भी जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। इसके साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सरकार का पक्ष रखा और साफ किया कि 2026 की जनगणना में जाति की गणना भी होगी। कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जातीय जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण से परिसीमन तक, ओबीसी से लेकर जातीय जनगणना तक हर मुद्दे पर फैलाए जा रहे भ्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तर्कों के साथ ध्वस्त कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।